जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अनुराग सिंह है और आज मैं आपको जियोग्राफी जो है यूपीएससी और डिफरेंट स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए तो उसके लिए मैं कवर करा रहा हूँ आपको। और जियोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हमें 3-4 चीज़ें पढ़नी होती है। सबसे पहला क्या होता है कि एक आपको जिसको जियोलॉजी आप कहते हैं, तो जियोलॉजी आपको देखना होता है जिसमें कि आपका पूरा जो है अगर मैं जियोग्राफी की बात करूँ तो अगर आप जियोग्राफी को ले लोगे तो जियोग्राफी का पहला जो डायमेंशन है वो है जियोलॉजी, जिसमें आपको पूरा आंतरिक संरचना पृथ्वी की जो भी है, क्लाइमेट कैसा है, वो सारी चीज़ें, ओशियंस के बारे में आपको पढ़ना है, समुद्र के बारे में और समुद्र विज्ञान के बारे में, तो वो सारी चीज़ें हम जियोलॉजी में देखते हैं। दूसरा जो एस्पेक्ट्स हमें देखना होता है वो होता है इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, तो ये जो है आपको इंडियन जियोग्राफी देखना होता है। इंडियन जियोग्राफी दूसरा वो हमारा एस्पेक्ट आ जाता है जिससे कि क्वेश्चंस यूपीएससी में और डिफरेंट स्टेट पीसेस में बनाए जाते हैं। तीसरा जो आ जाता है वो आपका आता है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी जो होता है, एक मिनट सॉरी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी जो है, तो ये पढ़ना होता है। बेसिकली इन्हीं तीन से जो है मिल करके पूरा यूपीएससी स्टेट पीसीएस का, और चाहे हम बात करें एनडीए सीडीएस की, तो उनके जो है क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो हम एक करके सारा ये देखने का कोशिश करते हैं। चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना तो जो पहला है हमारा वो है कि पृथ्वी की संरचना के बारे में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे वो। तो इसमें सबसे पहला है कि हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि स्रोत क्या क्या है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए। तो उसमें हम देखेंगे कि कुछ जो है वो डायरेक्ट सोर्स होते हैं, कुछ जो होते हैं वो इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं। डायरेक्ट सोर्स जिसको कि हम बिल्कुल खुद से वो ज्ञात कर पाते हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेज जो कि पृथ्वी के अंदर से जो संरचनाएं जो भी मटेरियल्स निकलते हैं उनके स्टडीज के बाद में हम जो है जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, उसको हम इनडायरेक्ट सोर्सेज में रखते हैं। दूसरा है कि स्ट्रक्चर, मतलब अस्तर है हमारे पृथ्वी के आंतरिक में। जब हम जाएंगे तो बिल्कुल अस्तर बाई अस्तर अलग अलग तरीके से पाई जाती है। तो सबसे पहला जो है स्ट्रक्चर वो हमारा ऊपर का लेयर क्रस्ट कहा जाता है। तो क्रस्ट के बारे में, जिसको कि भूपर्पटी कहते हैं हिंदी में, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके नीचे हम जाएंगे तो मेंटल के बारे में हमको पढ़ना होता है, और मेंटल के नीचे जो बिल्कुल आंतरिक संरचना है वो है कोर। तो कोर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स कहने का मतलब है कि हिंदी में इसको हम कहते हैं भूतरंगीय। तो जो भी भूतरंग है उनके स्टडीज के माध्यम से जो है हमें पृथ्वी के बारे में क्या जानकारी मिलती है, तो ये हम देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी प्लेट टेक्टोनिक्स हो गई या फिर बाकी सारी चीजें होगी वो हम सिस्मिक वेव के माध्यम से ही हमें पता चला है। तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से डीपली में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमें और देखना है जियोग्राफिकल फेनोमेना। जियोग्राफिकल फेनोमेना की किस किस तरीके से, जैसे भूकंप है तो भूकंप क्यों है, क्या है, किस तरीके से आती है, वो सारी चीजें। इसके अलावा कि जितने भी विश्व में पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसको कि हम कहते हैं वलित पर्वत, मतलब फोल्डेड माउंटेन, तो वो कैसे फॉर्म होते हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा आपने सुना होगा कि पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में एक रिंग ऑफ फायर नाम का वो जगह है जहाँ पे कंटिन्यूअसली जो है भूकंप और सुनामी जैसी इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो उसके बारे में, तो जितने भी जियोग्राफिकल फेनोमेना पृथ्वी की आंतरिक संरचना की वजह से होती हैं, जिसको कहते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण होती हैं, वो हम इसमें देखेंगे। और लास्ट में जो है वो हम देखेंगे कि यूपीएससी से रिलेवेंट कैसे क्वेश्चंस आते हैं पास्ट में, मतलब कि भूतकाल में किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी के वो, और उसी पैटर्न पे हम नए तरीके से और नए सिरे से कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और सॉल्व करेंगे उसको, जिससे कि हम ये देख पाए कि हाँ ये कंसेप्ट हमारा जो है बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, तो हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, कैसे हम बता पाते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक में सबसे पहले क्रस्ट आता है, क्रस्ट के नीचे मेंटल आता है, मेंटल के नीचे कोर आता है। तो इसकी संरचना को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में दो है, जो कि मैंने बताया था आपको। एक डायरेक्ट सोर्स है।
डायरेक्ट सोर्स में क्या है कि कुछ साइट हैं हमारे वर्ल्ड में जहां हमने माइनिंग किया है। जैसे गोल्ड माइन आपने सुना होगा अफ्रीका में, तो वहां पे उस माइन के अंदर जब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं तो हमने क्या देखा कि पृथ्वी के जो लेयर्स हैं, मतलब जो पृथ्वी के सॉइल हैं और जो लिथोस्फीयर है जिसको कहते हैं भूपर्पटी, उसमें कुछ चेंजेस मिले हमें। चेंजेस क्या क्या मिले? एक तो टेम्परेचर को लेकर के, तापमान को लेकर के देखा गया कि हमारा तापमान जो है नीचे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरा चीज है कि जब ऊपर थे हम तो हमें जो है ग्रेनाइट से बने हुए जो है चट्टानें मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे तो बेसाल्ट से निर्मित चट्टानें मिलने लगी। तो ये सारी चीजें जो है एक गोल्ड माइन से मिला। फिर दूसरा जो है हमारा एक ड्रिलिंग हमने किया है, कहाँ? रशिया में। रशिया में एक कोला ड्रिलिंग है। तो कोला ड्रिल जो है वहां पे हमने 12 किलोमीटर अंदर तक ड्रिल किया है, और ड्रिल करने के बाद में जो है हम उससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की स्टडीज, मतलब उसको हम ज्ञात करने के लिए इसको किया था हमने, तो उसके माध्यम से भी पता चला है। और तीसरा जो है वो है हमारा क्या कि वॉल्केनिक इरप्शंस। वॉल्केनिक इरप्शंस कहने का मतलब क्या है कि जब भी हमारे भूकंप आती है या फिर ज्वाला पृथ्वी के ऊपर आती है, तो ज्वालामुखी से जब भी इरप्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि लावा बाहर निकलती है। वो लावा क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के अंदर में होती है। तो वो उनकी स्टडी से हम ये बता पाते हैं कि अंदर पृथ्वी के अंदर में मटेरियल किस तरीके का है। और मटेरियल के साथ साथ में क्या है कि ये जितनी भी आपको टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स हो गई या फिर डिफरेंट लेयर्स हैं, तो डिफरेंट लेयर्स में किस किस तरीके के मटेरियल्स मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसके माध्यम से हम पढ़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट सोर्स है जो कि हमारा स्टडीज़ के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए ज़रूरी है, वो क्या है कि एक तो है सिस्मिक वेव्स। जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी भूकंप आता है तो भूकंप में आपने ये सुना होगा कि दो वेव्स होती हैं पर्टिकुलरली, एक तो एस वेव होती है और दूसरा जो है वो पी वेव है। ठीक है। तो एस वेव, पी वेव के स्टडीज से भी हम पता कर पाते हैं कि हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन सा भाग ऐसा है जो कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और कौन सा ऐसा भाग है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, या सेमी फ्लूइड जिसको कहते हैं, सेमी लिक्विड उस अवस्था में पाई जाती है जिसको स्टेनोस्फेयर कहते हैं। तो इन सारे स्टडीज के लिए जो है हम वो सिस्मिक वेव्स की स्टडीज को करना जरूरी होता है। दूसरा है मेटेराइट्स। आपको पता होगा कि पृथ्वी का निर्माण जो हुआ है वो यूनिवर्स में पृथ्वी का निर्माण हुआ है डस्ट और नेबुला से। वही डस्ट और नेबुला जो है उन्हीं से ये मेटेराइट्स भी फॉर्म होते हैं। और ये मेटेराइट्स क्या होता है कि जब हमारे पृथ्वी पे आकर के स्ट्राइक करते हैं तो इनके स्टडीज से हम कहीं ना कहीं ये पता कर पाते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होगी वो कमोबेश बिल्कुल मेटेराइट्स की तरह ही होगी। तो मेटेराइट्स के स्टडीज के माध्यम से भी हम जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो हम इसमें देखेंगे। उसके बाद में ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कहने का मतलब क्या है कि आप समझ लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल भी कहीं ना कहीं हमें जो है पृथ्वी के आंतरिक जानकारी देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब कि जो हमारे पृथ्वी का जो है वो मैग्नेटिक स्टडीज करने के बाद में हम बता पाते हैं कि हाँ इसके अंदर क्या क्या है। और हीट फ्लो। हीट फ्लो बेसिकली कुछ नहीं होता है, आपको ये पता होगा कि पृथ्वी के अंदर जो है वो मैग्मा है, मैग्मा खौल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से जो कमजोर भाग होता है पृथ्वी का वहां से वो बाहर आता है। तो ये जो हीट फ्लो का जो स्ट्रक्चर है इसके माध्यम से भी हम जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है डिसकंटिन्यूटीज की। डिसकंटिन्यूटीज क्या होता है? देखिए, जब भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना की हम स्टडीज करते हैं तो हमें पता है कि सबसे ऊपर क्या आता है? क्रस्ट। ठीक है। तो सबसे ऊपर आता है क्रस्ट। क्रस्ट को कहते हैं हिंदी में भूपर्पटी। भूपर्पटी। और ये जो है लगभग आपका 0 से 35 किलोमीटर तक का होता है। ठीक है। ये तो हमें पता है कि 0 से 35 किलोमीटर तक का होता है। अब ये जो 35 किलोमीटर है इसमें क्या है कि इसके ठीक नीचे जो है वो मेंटल पाया जाता है। तो क्रस्ट आ गया, क्रस्ट के बाद में ठीक मेंटल आता है,
तो अब जब मेंटल आता है तो ऐसा तो है नहीं कि क्रस्ट बिल्कुल खत्म हुआ उसके नीचे मेंटल आ जाता है, तो कहीं ना कहीं बीच में जो है एक ट्रांजिशन फेज आता है जहां पे भूपरपट्टी की भी कंपोजिशंस मिलेंगे और मेंटल के भी कंपोजिशंस मिलेंगे, तो वैसे क्षेत्र को हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्षेत्रों को हम डिसकंटिन्यूटीज कहते हैं। और डिसकंटिन्यूटी में जो पहला है मोहोरोविक कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। यही जो है ये हमारा क्या करता है कि क्रस्ट और मेंटल दोनों के बीच की जो ट्रांजिशन फेज है, तो ये है हमारा क्या, मोहो। इसके किसके बीच में, क्रस्ट एंड मेंटल। ठीक है, तो इनके बीच में पाया जाता है। अब मैं आपको एक दो चीजें मैं बता देना चाहता हूं। एक वाइट शीट में ले लेता हूं आपको। ये क्रस्ट के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्रस्ट के बारे में हम पहले जान लेते हैं। ठीक है, क्रस्ट माने भूपरपट्टी। तो क्रस्ट को कहा जाता है क्या कि ये दो तरीके का होता है। ये है एक कॉन्टिनेंटल, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दूसरा जो आता है वो आता है आपका ओशियानिक। ठीक, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है ये आपका आप मान के चलो 0 से लेके 35 और कहीं कहीं आपको 70 तक ये दिखेगा, तो 70 किलोमीटर तक का ये विस्तार है। और ये जो ओशियानिक है ये 0 से 5 किलोमीटर तक का होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, मतलब कि जो भूपरपट्टी है जो कि लैंड मास से बना हुआ है, ये जो है इसको हम सियाल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और ओशियानिक क्रस्ट भी बेसिकली सियाल से ही बना होता है। बट इसमें क्या है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कभी कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक मात्रा जो है किस चट्टान का होता है, तो आप याद रखना कि ये ग्रेनाइट से बने होते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो ग्रेनाइट से बने होते हैं, जो ओशियानिक क्रस्ट होता है ये हमारे बसाल्ट से बने होते हैं। ठीक है, तो ये बसाल्ट से निर्मित होते हैं। और बसाल्ट इसलिए क्योंकि इसके नीचे जब हम मेंटल में पढ़ेंगे, और मेंटल में हम आपको स्टेनोस्फेयर के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो स्टेनोस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो है लावा बसाल्ट के रूप में पाए जाते हैं। तो वही ओशियन के फ्लोर पे जब स्प्रेड होते हैं तो हमें पाया जाता है कि बसाल्ट जो है वो ओशियानिक क्रस्ट में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ग्रेनाइट क्या होता है बेसिकली कि वैसे मैग्मा या वैसे लावा जो कि पृथ्वी की सतह के ऊपर आ जाते हैं, तो वो ग्रेनाइट बनते हैं। ठीक है, इसमें जो है क्रिस्टल्स जो होते हैं वो, इसके जो क्रिस्टल्स क्या होते हैं कि लॉन्ग क्रिस्टल्स बनते हैं इसमें। और इसमें क्योंकि क्या है, क्रिस्टल्स जो है पृथ्वी के अंदर में ठंडे होने में समय लगता है, तो इसमें जो है क्रिस्टल्स अत्यधिक मात्रा में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्रस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। बेसिकली कि क्रस्ट में 2 ही 3 क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहला कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो है वो अधिकतम कितनी गहराई है, तो आप बता देना कि 0 से 35 या कहीं कहीं अगर 70 दिखता है तो 70 तक आप हिट कर देना। ओशियानिक क्रस्ट की 0 से 5। अब पूछेगा कि ओशियानिक क्रस्ट का जो सरफेस है, मतलब कि ये जो रॉक्स हैं ओशियानिक क्रस्ट के, वो किससे बने हुए हैं, तो ये बसाल्ट से बने हुए हैं। दूसरा जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे से बने हुए हैं, तो ग्रेनाइट से बने हुए हैं, ये आपको बताना है। इसके अलावा जो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो दूसरा ये पूछा जा सकता है कि हाँ, इस पूरे क्रस्ट को हम क्या कहते हैं, तो ये जो है सियाल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ठीक, इनकी मात्रा पाई जाती है, तो इसलिए इनको सियाल कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि क्रस्ट को अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, इन दोनों क्रस्ट के बीच के जो डिसकंटिन्यूटी होती है तो उसको क्या कहते हैं, तो ये आप याद रखना कि इसको जो हम बोलते हैं कोनराड, ठीक, डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। तो ये आप देख लेना कि ये अपर क्रस्ट मतलब कि ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी को जो है डिसकंटिन्यूटी जो डिवाइड करता है वो यही है।
ठीक। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। तो क्रस्ट में मैंने आपको बताया कि जो ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट किस चीज से बना हुआ है? बेसाल्ट से। मैंने आपको बताया था कि 5 से 10 किलोमीटर तक की जो है इसकी गहराई होती है, ठीक है। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रेनाइट से बने होते हैं और 30 से लगभग 70 किलोमीटर तक की इनकी गहराई होती है। मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है क्या कि पृथ्वी की जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, मतलब कि जो भूभाग वाला पार्ट है, तो भूभाग वाला पार्ट काफी ज्यादा है गहराई में, और जो ओशियन वाला भाग है वो काफी पतला है, ठीक है, गहराई में, क्योंकि ये 5 से 10 है और ये 30 से 70 है, ठीक। इसके अलावा अब जो बात आती है वो मैंने आपको बताया कि क्रस्ट के नीचे क्या आता है? मेंटल आता है, ठीक है, ये हमें पता है। क्रस्ट के नीचे मेंटल आता है। इन दोनों के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है, मतलब जो ट्रांजिशन का फेज है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो मैंने आपको बताया था कि मोहोरोविक कहते हैं, ठीक है। तो मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी जो है ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज बताया था कि क्रस्ट में भी जो अपर है और लोअर है, तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कौन करता है? तो कोनराड, ठीक। तो कोनराड जो है, इसको मैं 1 मिनट आपको इसको अच्छे से लिख देता हूं, ठीक। तो ये डिसकंटिन्यूटी जो है, ये डिसकंटिन्यूटी क्या करती है कि क्रस्ट के भाग को जो है 2 भागों में बांटती है डिसकंटिन्यूटीज में। मेंटल, तो मेंटल के बारे में आपको पता होगा कि 70 किलोमीटर के नीचे से लेकर के, तो 70 से लेके, ठीक है, कहां तक? 2900 तक। 2900 किलोमीटर जब तक आप पृथ्वी के नीचे की तरफ आप जा रहे हो, गहराई में जा रहे हो, तो उस भाग को हम कहते हैं मेंटल, ठीक है। अब मेंटल में क्या होता है कि इसमें अल्ट्रामेफिक रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है। कन्वेक्शन करेंट्स क्या होता है आप समझ लो। देखिए, जब भी हीट के वजह से, मतलब कि तापमान गर्म होने के वजह से, अगर एक ऐसी परिस्थिति निर्भर होती है जिसमें कि जो मैग्मा है, जो लावा है पृथ्वी के अंदर, वो ऊपर की तरफ उठता जाए और उठ करके फिर जो है एक साइक्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब कि अगर इस तरीके का इसमें अगर स्ट्रक्चर हो जाए, जैसे ये आप मान के चलो कि पृथ्वी है, ठीक है, ये आंतरिक पृथ्वी का, ठीक है, इसमें इस तरीके से हम ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया क्रस्ट, ठीक है, ये है मेंटल और ये है कोर, ठीक। मैंने आपको बताया था कि इसकी जो है कितनी है गहराई? 0 से लेके 70 किलोमीटर, ठीक है। इसी बीच में मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी आती है, ठीक है, इसमें कहीं बीच में एक डिसकंटिन्यूटी आता है। इस डिसकंटिन्यूटी को हमने क्या बताया था? कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने ये बताया था कि जब क्रस्ट के नीचे हम आए तो मेंटल आया। मेंटल में क्या है कि यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, बिल्कुल ठीक इसके पास। ट्रांजिशन फेज डिसकंटिन्यूटी कहने का मतलब है, इसको हम क्या कहते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये है आपका मोहो डिसकंटिन्यूटी, और इसकी लंबाई कितनी है? यहां से लेके यहां तक की जो है 70 से 2900 किलोमीटर तक की है, ठीक। अब इसमें भी आपको एक चीज समझना होगा, जितना भी हमारा पृथ्वी पे भूकंप और बाकी सारी जो घटनाएं होती हैं, उसका सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो इस बीच में एक लेयर पाया जाता है, यहाँ पे करीब इस एरिया में। इसको हम क्या कहते हैं? ठीक, स्टेनोस्फेयर, ठीक है। तो ये जो स्टेनोस्फेयर है, ये जो ना ही सॉलिड में है और ना ही लिक्विड में है, ये सेमी सॉलिड में है, ठीक है। तो इसके ही ऊपर का ये जो पूरा भाग है, ठीक है, लगभग कहां से कहां तक का आता है? आप मान के चलना इसको 100 से लेके और 700 किलोमीटर तक का जो है,
ये जो भाग है 100 से लेकर के 700 किलोमीटर तक का, ये जो है स्टेनोस्फेयर है। और इसी के ऊपर ये जो है आप देख रहे हैं कि पूरा क्रस्ट और थोड़ा सा मेंटल का पार्ट दोनों जो है लाई करता है, और इसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर है, और यही जो है प्लेट के रूप में बटे हुए हैं, जिसमें आप वो पढ़ते हैं कि पैसिफिक प्लेट्स हो गए या सोमालियन प्लेट्स हो गए। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में बटे हुए हैं। इनफैक्ट कि हमारा जो इंडियन प्लेट है जो कि यूरेशियन प्लेट से जाके टकराया है, तो ये सारा इसी के ऊपर जो है वो लाई करते हैं। ठीक, अब इसके नीचे जब हम ये देख लिए कि 100 से लेकर के 700 किलोमीटर के बीच का स्टेनोस्फेयर है, उसके नीचे का जो भाग है ये पूरा आपका जो है वेंटल का पार्ट है। अब उसके बाद में फिर यहाँ 2900 से लेकर के 5150, ठीक है, यहाँ तक का जो भाग है इसको क्या कहते हैं हम, अपर कोर, ठीक, या आउटर कोर आप कह लीजिए इसको। और ये जो है क्या है, इनर कोर। ठीक, तो इसके बीच में मतलब 5150 से लेकर के कहाँ, 6100, लगभग आप 6100 तक का ही मानो। तो ये जो भाग है ये क्या है, इनर कोर है। ठीक, अब इसमें मेंटल और कोर को डिवाइड करने के लिए जो है आपने ये पढ़ा होगा कि गुटेनबर्ग के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है वो आपको मेंटल और कोर को डिवाइड करती है। उसी तरीके से आउटर कोर इनर कोर को जो है ये आपका लेरमैन के बारे में आपने सुना होगा। ठीक, तो ये डिसकंटिन्यूटी इसको डिवाइड करती है। ठीक, तो ये आपका स्ट्रक्चर है जो कि आप एक बार ब्रीफ देख लेंगे इस तरीके से कि कौन कौन से डिसकंटिन्यूटी किसको किसको डिवाइड करती है, कितना कितना किलोमीटर तक का जो है रेडियस जो है अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें मेंटल कोर और इन सब चीज़ों के बारे में मिलती है। ठीक, तो अब हम आते हैं अपने स्लाइड पे जो कि मैंने आपको बताया था। इसमें स्टेनोस्फेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया। स्टेनोस्फेयर कहाँ है, स्टेनोस्फेयर जो है आपका 100 से लेके 700 किलोमीटर तक के बीच का जो एरिया है वो आपका स्टेनोस्फेयर का है। ठीक है, अब बात करते हैं मेंटल। तो मेंटल बना किस चीज से है, किस तरीके के रॉक से बना है, तो ये जो है इसको हम कहते हैं सीमा। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है, सिलिकॉन है और मैग्नीशियम है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके के चट्टान से मिलकर के बने हुए हैं मेंटल पूरा। ठीक, अब उसके नीचे जो आता है कोर आता है। ठीक, तो कोर मैंने बताया था आपको कि मेंटल और कोर के बीच में जो है कौन सा डिसकंटिन्यूटी डिवाइड करता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। कोर जो है वो बेसिकली किस तरीके के रॉक से बना हुआ है, तो नीफे। नीफे मतलब क्या है, निकल एंड आयरन। ठीक है, तो ये जो है निकल और आयरन से मिलकर के बना है। और आपको पता होगा कि अगर केमिस्ट्री आपने जब पढ़ा तो उसमें आपको पता होगा कि सबसे हैवी एलिमेंट अगर कुछ भी है तो वो निकल और आयरन ही है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पृथ्वी का जो कोर है, तो बिल्कुल निचला भाग है, वो सबसे ज़्यादा भारी तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है कि जो आउटर कोर है, जो कि मैंने आपको बताया था क्या कि 2900 से नीचे, ठीक है, और 5150 तक का जो एरिया है ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। अब आप यहाँ पे जरूर ये पूछ सकते हैं कि सर ये लिक्विड क्यों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, पृथ्वी के अंदर जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मैंने पढ़ाया आपको कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम, या उसके ऊपर मैंने आपको पढ़ाया कि सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, या यहाँ पे निकिल और आयरन पढ़ाया, तो ये सिर्फ यही एलिमेंट नहीं मिलते हैं। इसके अंदर जो है बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ठीक, उसके अलावा आप एक और अजम्पशन आप सोच सकते हो कि अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भार हो, हाई प्रेशर हो, क्योंकि पृथ्वी का वजन काफ़ी है, तो जब हाई प्रेशर होता है तो हाई प्रेशर की वजह से क्या आता है कि निचला जो एरिया होता है वो बिल्कुल इतना प्रेशर झेल चुका था कि वो सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, उसके जो मैटर होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए जो आउटर एरिया है वो लिक्विड है। ठीक है, ये आपको पता है।
अब इसके बाद में हम देख रहे हैं कि इनर जो है वो सॉलिड है। अब आप पूछोगे कि सर इनर में फिर सॉलिड कैसे हो गया, क्योंकि आपने बोला कि अभी नीचे तो बिल्कुल भारी होता है वजन और प्रेशर ज़्यादा झेल रहा होता है तो लिक्विड में होना चाहिए, तो इनर भी लिक्विड में होना चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनर में क्या होता है कि निकल और आयरन, ठीक है, ये एक्सेसिव मात्रा में पाए जाते हैं। पाए तो यहाँ आउटर कोर में भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मात्रा जो होती है कम होती है। क्यों, आप समझ लीजिए, पृथ्वी जो है रोटेशन कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, ठीक है। घूर्णन की वजह से क्या होता है, आप कभी भी देखा होगा आपने, एक एग्जांपल लीजिएगा कि अगर आपके घर में आप एक बाल्टी में पानी लीजिएगा, ठीक है, बाल्टी में पानी लेने के बाद में उसमें थोड़े कॉटन, थोड़े आयरन नेल सब कुछ डाल दीजिएगा, उसको अच्छे से हाथ से ऐसे सेक कर दीजिएगा एक बार। जब आप उसको अच्छे से हिलाते हैं तो आपको क्या दिखता है कि जो भारी तत्व होता है वो बिल्कुल नीचे जा करके बैठ जाता है, और जो हल्का तत्व होता है वो उसके साथ में रोटेट करने लगता है। यही चीज इनर कोर में अप्लाई होता है। इसमें क्या होता है कि जितना भी आयरन और निकल एक्सेस हैवी होता है वो बिल्कुल नीचे जा करके बैठ जाता है, और उससे कम क्वांटिटी की जो है वो आपके आउटर लिक्विड में जो है आउटर कोर में वो ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एरिया लिक्विड का होता है, और सॉलिड इनर इसके वजह से होता है क्योंकि इसमें एक्सेसिव मात्रा में आयरन और निकल होते हैं। आयरन और निकल सबसे ज़्यादा प्रेशर झेल सकते हैं, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे जो है हम मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट सोर्सेज हमने देख लिया था। इनडायरेक्ट सोर्सेज में सबसे पहला हमने सिस्मिक वेव्स के बारे में हमें पढ़ना है। सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं, तो ये जो है भूकंपीय तरंगे होती हैं। भूकंपीय तरंगे में क्या होता है, इसमें एक पी वेव होता है, एस वेव होता है, मैंने आपको बताया था। अब ये पी वेव क्या होता है, एस वेव क्या होता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पी वेव्स जो है ये जब भी भूकंप आती है तो वहां से सेंटर ऑफ ओरिजिन से ये बाहर की तरफ निकलते हैं, मतलब कि पृथ्वी के ऊपर आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, पी वेव्स। पी वेव्स जो होता है, ये आप एक चीज समझ लेना कि पी वेव्स जो होते हैं ये ट्रेवल कर सकते हैं कहाँ से, सॉलिड से, लिक्विड से, गैसेस से, ठीक है। तो मतलब कि अगर ऊपर में पृथ्वी के ऊपर हम पी वेव्स को ट्रैक कर पा रहे हैं तो मतलब मुझे ये पता है कि ये तीनों मीडियम से फ्लो कर सकते हैं। अब हमें ये पता कैसे चला कि ये तीनों मीडियम से फ्लो करते हैं, इस चीज़ के लिए आपको समझते हैं। पी वेव्स तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से फ्लो करती है। एस वेव्स जो है ट्रेवल्स ओनली थ्रू सॉलिड्स। एस वेव जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ से ट्रेवल करती है, सॉलिड माध्यम से, ठीक है। तो ठोस माध्यम से ही सिर्फ जो है ये ट्रेवल कर पाती है। तो इसमें आपको ये समझना है कि हमने कैसे देखा, जब भूकंप आया, ठीक है, उसका जो है सेंटर ऑफ ओरिजिन से जब वेव्स ऊपर को आई तो हमने क्या किया कि एक जो है सिस्मोग्राफ का आपने नाम सुना होगा, ठीक, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ हमने लगाया था। सिस्मोग्राफ का बेसिकली काम क्या होता है कि ये जो है वेव्स को ट्रैप करते हैं, ठीक है, पता चल पाता है। तो हमने क्या दिखा कि अगर क्रस्ट में अगर सेंटर ऑफ ओरिजिन था, ठीक है, सेंटर ऑफ ओरिजिन अगर भूकंप का क्रस्ट में था तो हमें एस और पी दोनों वेव्स सिस्मोग्राफ पे पकड़ पाए हम। मेंटल में था तभी भी हम दोनों को ट्रैप कर पाए। क्यों, क्योंकि मेंटल में जो है आपको पता है, मैंने बताया था कि 100 से लेके 700 किलोमीटर का जो एरिया है वो स्टेनोस्फेयर का है, जो सेमी लिक्विड है। सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड कहने का मतलब क्या है कि वो अर्ध ठोस अवस्था में है, मतलब कि उसमें आधा लिक्विड का भी फॉर्म है और सॉलिड का भी, दोनों का मिक्सचर है वो। तो वहाँ से भी हमने जो है दोनों वेव्स को ट्रैक किया, लेकिन ये था कि एस वेव्स कम दिखा हमें, पी वेव ज़्यादा दिखा, ठीक। इससे हमें ये समझ में आया कि अच्छा, पृथ्वी का एक ऐसा एरिया है जिसमें क्या है कि एस वेव कम आ रहे हैं, पी वेव ज़्यादा। तो ऐसा क्यों आया, तो हमने ये बताया कि यहाँ जो है स्टेनोस्फेयर जो है पाया जाता है, और ये स्टेनोस्फेयर क्या है कि अर्ध ठोस अवस्था में पाया जाता है, इससे हमें पता चला। लेकिन जब ये कोर में ओरिजिन हुआ अगर, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ओरिजिन अगर भूकंप का है, अगर ये कोर में हुआ तो हमें क्या दिखा कि इस केस में एस वेव हमारे पास में ट्रैक नहीं हो पाया, सिर्फ पी वेव्स आए हमारे पास।
तो हमें ये पता चला क्या कि आउटर कोर का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म में है, तभी एस वेव्स नहीं आ पाया। ठीक है, तो एस वेव, एस तरंग नहीं आना, ये हमें समझ में आया कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस तरीके से है, कि कौन सा एरिया जो है अर्ध ठोस है, कौन सा जो है तरल है, कौन सा ठोस है, ये हमें इससे पता चला। ठीक है, अब सरफेस वेव्स, सरफेस वेव्स को कहते हैं हम एल वेव, आपने सुना होगा कि एल वेव कहते हैं सरफेस वेव्स को। ठीक है, अब एल वेव क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊं, मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये क्रस्ट, मेंटल कोर। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ जो है सेंटर ऑफ ओरिजिन था। ठीक है, अब सेंटर ऑफ ओरिजिन था तो इस यहाँ से वेव्स ऊपर की तरफ चलती हैं, इस साइड भी चलेंगी, इधर भी चलेंगी, इधर भी चलेंगी। ठीक है, इधर भी चलेंगी। ठीक, अब हमें ये क्या पता चल गया कि ये जो है इसको कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है, यहां से ओरिजिन हुआ। ठीक, अब यहां से हुआ, इसके ऊपर ये वेव्स गई, यहाँ पे टकराई। ठीक है, अब यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद में क्या हुआ कि ये वेव्स तो यहाँ से खत्म हो गई, अब यहाँ से एक सरफेस वेव चला इस साइड, इस साइड, दोनों साइड में। ठीक, इन्हीं को हम कहते हैं एल वेव्स। ठीक है, एल वेव्स। अब एल वेव्स का काम क्या होता है कि ये जो है पृथ्वी पे जब दोनों साइड में चलती हैं तो ये क्या करती हैं, यही भूकंप, ठीक है, डिस्ट्रक्शन जिसको आप कहते हैं कि विनाशकार। ठीक है, ये क्या है, एल वेव्स, इन्हीं को हम कहते हैं विनाशकारी। ये विनाशकारी तरंगे हैं। ठीक, तो ये जो है ये विनाशकारी तरंग है, और इसका काम क्या होता है, जितना भी डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे बिल्डिंग गिरती हैं या हॉस्पिटल्स वो करना, इलेक्ट्रिसिटीज के खंभे, मतलब जो भी नुकसान होता है वो एल वेव्स के वजह से होता है। ठीक है, तो एल वेव्स जो है इसके वजह से ही हम जो है विनाशकारी आपको तरंग कहते हैं इसको, और विनाश जो भी है पृथ्वी के ऊपर करने का काम इसी का होता है। ठीक है, अब इसमें आपको पता होगा कि ये रेक्टर स्केल का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ठीक, रेक्टर स्केल जो है, तो रेक्टर स्केल जो है इस एल वेव से कितना विनाश हुआ है इस चीज को यही जो है मापता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं, तो मैंने आपको ये चीज बताया कि एस वेव्स जो है वो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शंस काउज करते हैं, सॉरी सरफेस वेव्स जिसको कहते हैं एल वेव्स, एल वेव्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन काउज करते हैं। अब क्या आता है कि शैडो जोन। ठीक है, शैडो जोन क्या आता है, देखिए अब एक चीज आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारा। ठीक है, ठीक, ये पृथ्वी है हमारा, और अगर यहाँ से भूकंप जो है वो ओरिजिन हो रहा है तो वेव्स तो इधर भी चलेंगी, इधर भी चलेंगी, इधर भी चलेंगी, इधर भी चलेंगी। ठीक है, इधर भी चलेंगी, लेकिन अब क्या होगा कि इस साइड भी जाती हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अब इसमें कुछ एरिया ऐसा आएगा जहां पे ये वेव्स जो है नहीं जा पाएंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि पी वेव्स को तो आपने पता है कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों माध्यम से वो ट्रेवल करती है, लेकिन रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन कहने का मतलब क्या है कि जब भी वो माध्यम बदलती है, सॉलिड से लिक्विड में जाएगी, तो वो क्या करेगी, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होती है, और डिफ्लेक्ट होगी तो क्या होता है कि वो इस साइड की तरफ जाना पसंद करेगी। ठीक है, इधर जाना पसंद करेगी। तो ये जो एरिया आता है, इस एरिया में, मतलब ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में कोई भी वेव हमें नहीं मिलता है, तो ये जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं शैडो जोन। ठीक है, शैडो जोन। उसी तरीके से एस वेव के बारे में मैंने बताया, एस वेव क्या है, अब
पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो तो कहीं ना कहीं लिक्विड है। तो लिक्विड है तो जहां अगर लेट्स से कि यहाँ तक ये लिक्विड का एरिया है तो एस वेव जो है वो जनरेट होगी तो इस साइड कहीं आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, ऊपर भी नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। तो उस एरिया में वो नहीं जा पाएगी। तो जहां तक एस वेव नहीं गया, ठीक है, वो एस वेव का शैडो एरिया होगा, ठीक है। तो यही जो एरिया रहता है जहां पे वेव्स नहीं पहुंच पाती हैं उनको हम शैडो जोन के नाम से कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये शैडो जोन हो गया, एविडेंस ऑफ लिक्विड आउटर कोर। और इसके वजह से ही हमें क्या पता चला कि जो हमारा आउटर कोर है, जो बाह्य कोर है, वो क्या है कि तरल अवस्था में है, ये हमें पता चलता है। क्यों? क्योंकि बाह्य कोर के साइड से एस वेव कभी ट्रेवल नहीं करेगा। तो जैसे ही एस वेव ट्रेवल नहीं कर रहा है तो ये हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो तरल अवस्था में है। क्योंकि अगर ठोस अवस्था में होता या अर्ध ठोस अवस्था में भी होता तभी भी कहीं ना कहीं एस वेव्स थोड़े बहुत हमें वो दिखाई देते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो हमें पता चलता है कि आउटर कोर जो है वो तरल अवस्था में है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम अगला जो हमारा है जियोग्राफिकल फेनोमेना। तो कौन कौन से जियोग्राफिकल फेनोमेना जो हैं वो हमें पढ़ने हैं इसमें, ये हमें देखना है। तो सबसे पहला है एक प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है भाई? तो मेंटल कन्वेक्शन के बारे में मैंने बताया था आपको। कन्वेक्शन क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं होता है, जब ऊपर की तरफ टेम्परेचर की वजह से ऊपर की तरफ कोई मटेरियल जाए और फिर दोनों साइड में फ्लो करे, फिर नीचे सेटल हो, फिर नीचे सेटल हो करके आपस में इस तरीके से जाए, ऐसा अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया तो ये ही पूरा जो है इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट, ठीक है। तो ये कन्वेक्शन करंट होता है, ठीक है। अब प्लेट टेक्टोनिक्स इतना आसान नहीं है, इसको हम अगले क्लास में करेंगे। और उसके बाद में फिर हम आपको अर्थक्वेक्स बताएंगे, अर्थक्वेक्स फ्रॉम द प्लेट मूवमेंट। प्लेट मूवमेंट की वजह से भूकंप कैसे आती हैं, वो सारी चीजें आपको अगले क्लास में बताएंगे। वॉल्केनोस, ठीक है। तो वॉल्केनोस क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, वॉल्केनो कितने कितने प्रकार के हैं, हमारे भारत में कौन कौन से वॉल्केनोस हैं, वो सारी चीजें। कुछ कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, ठीक है। तो सुसुप्त है या फिर अभी जागरूक है, वो सारी चीजें देखेंगे। माउंटेन बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स की जो वलित पर्वत है इनका निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीजें हम अगले क्लास में देखेंगे। इसके अलावा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है आउटर कोर के वजह से, आउटर कोर ही डिसाइड करता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी पढ़ने में, क्या कि मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इन प्रोसेस की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, वॉल्केनो की वजह से या माउंटेन बिल्डिंग की वजह से पूरे विश्व में कहाँ कहाँ मटेरियल मिनरल्स जो हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये आप बता पाओगे। तो ये सारी चीजें जो है हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपसे एक क्वेश्चन है, वो जरूर बताते जाइएगा कि अगर मैं बोलूं कि लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर में सबसे ज्यादा किस एलिमेंट की प्रचुरता, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो आपके लिए क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट इज मोस्ट abundantly found on अर्थ क्रस्ट। ये क्वेश्चन का जवाब जरूर देते जाइएगा, ठीक है। इसके साथ ही आप तैयारी करते रहिए, बाकी जो भी पॉइंट्स होंगे वो हम साथ में करेंगे, ठीक है। जय हिंद।